नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तरनतारण में सेना के 5 संदिग्धों को मार गिराया गया। संदिग्ध सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इलाके में बीएसएफ का सर्च अभियान फिलहाल जारी है। एक संदिग्ध के पास से राइफल और बैग भी मिला है। संदिग्ध की शिनाख्त की कोशिश फिलहाल की जा रही है। आपको बता दें कि इलाके में बीएसएफ का सर्च अभियान जारी है। तो आपको बता दें कि संदिग्धों की शिनाख्त की कोशिश फिलहाल यहां पर की जा रही है। तरनतारण में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के तरनतारण में 5 पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। अभी जांच की जा रही है कि ये घुसपैठिए पाकिस्तानी आतंकी हैं या फिर कोई स्मगलर हैं। फिलहाल इस बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। तरनतारण से बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। तरनतारण में 5 पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। फिलहाल अभी जांच जारी है। आपको बता दें कि बीएसएफ का सर्च अभियान फिलहाल जारी है और एक संदिग्ध के पास से राइफल और बैग भी मिला है और संदिग्धों की शिनाख्त की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोई पाकिस्तानी थे या फिर स्मगलर थे, कौन थे ये तमाम लोग जिनकी तरफ से सीमा को पार करने की कोशिश की गई है। इस बारे में फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को बीएसएफ की तरफ से मार गिराया गया। तरनतारण में 5 घुसपैठिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे। इस बारे में तफ्तीश फिलहाल जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें से एक संदिग्ध में से एक बैग और एक राइफल बरामद हुआ है। तो लगातार इस तरह के मामले पंजाब के अलग अलग जिलों में बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अभी फिलहाल इस मामले ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तानी थे या कौन थे घुसपैठिए जिन्होंने सीमा पार करने की कोशिश की और इस दौरान इन्हें मार गिराया गया बीएसएफ की तरफ से। फिलहाल बीएसएफ की तरफ से सर्च अभियान भी जारी है इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि इनमें से एक संदिग्ध के पास से राइफल और बैग भी मिला है और संदिग्धों की शिनाख्त की कोशिश जारी है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत, आपसे जानना चाहेंगे, तरनतारण में बीएसएफ की तरफ से इन 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी तरह बताना चाहेंगे कि अभी तक जो पुलिस प्रशासन और बीएसएफ का एक साझा सर्च अभियान चालू है और इसी दौरान पहले तो इन व्यक्तियों की 3 की पुष्टि की गई थी, अब इन व्यक्तियों की 5 की पुष्टि हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ आतंकवाद के साथ इनके रिलेशन हो सकते हैं। ये नशे का मुद्दा नहीं है। जी तरह जी बिल्कुल, इनके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है, बैग भी मिला है। क्या कुछ पता लग पाया है, क्या कोई स्मगलर है या फिर पाकिस्तानी है, कौन है ये लोग? इस बारे में कुछ जानकारी अभी मिल पाई है बलजीत? अभी तक मैम कोई भी जानकारी इसमें नहीं मिल रही है क्योंकि थोड़ी देर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये आतंकवादी हैं या स्मगलर थे जो मार गिराए गए हैं। जी, क्या उनकी तरफ से कोई गोलीबारी भी की गई है बलजीत? तो सुबह जब एलओसी पर कुछ हलचल हुई तो बीएसएफ के जवानों ने इनको ललकारा कि क्या हो सकता है। जब इनकी ओर से कोई मूवमेंट नहीं की गई तो तब उन्होंने बीएसएफ ने गोलियां चलाई, तो उसके बाद पता चला कि ये कुछ व्यक्ति थे जो एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे। जी, तमाम अपडेट के लिए बलजीत बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि संदिग्धों की शिनाख्त की अभी फिलहाल जारी है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं पंजाब के अलग अलग जिलों से। वही तरनतारण में सेना ने 5 संदिग्धों को मार गिराया। आपको बता दें कि बीएसएफ की तरफ से फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है और ये संदिग्ध सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये पाकिस्तानी थे या स्मगलर थे, किस मंशा से इन्होंने सीमा पार करने की कोशिश की, कौन थे ये लोग। अभी इन संदिग्धों की शिनाख्त की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि इनके पास से एक राइफल और एक बैग भी बरामद हुआ है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बीएसएफ की गतिविधियां तेज हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने से लगातार यहां पर की कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार बीएसएफ की तरफ से इस तरह की गतिविधियां तेज हैं क्योंकि लगातार इस तरह के मामले पंजाब के अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में ही सीमा पर ही आपको बता दें कि फाजिलका गुरदासपुर से हेरोइन बरामद की गई थी, नशे की खेप बरामद की गई थी और अब आज तरन में इस तरीके से ये मामला सामने आया है जहां पर सीमा पार करने की कोशिश की गई है। हालांकि संवाददाता ने बताया कि नशे का मामला ये नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से जो भी सूचना मिली है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है, कौन थे ये लोग, क्या ये नशे से जुड़ा मामला था या फिर कोई आतंकवादी थे। ये तमाम चीज़ों का पता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग पाएगा। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा ये संदिग्ध जो कि सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये कौन थे। और इस इलाके में फिलहाल बीएसएफ का सर्च अभियान भी जारी है। कोरोना महामारी के चलते पंजाब सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया है, लेकिन लोग नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बठिंडा में रात की कर्फ्यू के अलार्म के बाद पुलिस ने दुकानों को बंद करवाया और दुकानदारों को चेतावनी दी कि वह कर्फ्यू की पालना करें, वरना कर्फ्यू के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये नाइट कर्फ्यू के बाद का हाल है। यहाँ पर दुकानें खुली हुई थी, पुलिस यहाँ पहुंची, दुकानें बंद करवाई गई। लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क पहने, ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान यहाँ हो चुका है, लेकिन लोग जरा भी नियमों की पालना करते नजर नहीं आ रहे। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो कई लोगों को यहाँ पर जुर्माना भी किया गया और गिरफ्तार भी किया गया, क्योंकि लोग पूरी तरह से लापरवाही बरतते हुए पंजाब में नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार कड़े कदम उठा रही है, गाइडलाइन सेट कर रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ से पूरी लापरवाही बरती जा रही है। बटाला में एक वीकेंड बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल की टीम ने जब अमृतसर से जम्मू कश्मीर जाने वाली सड़क का जायजा लिया तो यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आई। आप भी देखिए। पंजाब सरकार द्वारा वीकेंड में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है, दुकानें बंद रखने को कहा गया है और लोगों को अपने घर में रहने के लिए कहा गया और ये भी कहा गया है कि बिना किसी काम के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि कितना असर है। ये जो चौक है ये बटाला का गांधी चौक है, ये मेन चौक है। आवागमन आप देख सकते हैं कि रूटीन में ही लोग आ जा रहे हैं। जैसे कि पहले लोग आते जाते थे वैसे ही लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का असर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। दुकानें कुछ एक बंद हैं, लेकिन बात की जाए लॉकडाउन की तो ना तो यहाँ पर पुलिस है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी जो कि इन लोगों को पूछ सके कि आखिर आप लोग बाहर घूम क्यों रहे हो। अगर कोरोना की चैन तोड़नी है तो लोगों को भी घर में रहना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, लेकिन इसके उल्ट आप देख सकते हैं कि दुकानें भी कुछ एक खुली हैं और लोग भी अपने घरों से बाहर हैं। दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमनदीप सिंह। अमन जी ये बताइए, आप दुकान खोलकर बैठे हो, लॉकडाउन है, तो आपको क्या सरकार की तरफ से कोई हदायत या फिर इंफॉर्मेशन नहीं आई? सर पूरी इंफॉर्मेशन है सर लॉकडाउन की। लॉकडाउन अचानक एक यकदम की तरह लग गया है, तो हमारे ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਰ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਮਾਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ आना। बाकी आवागमन की बात करें तो कैसे लोग आ जा रहे हैं, क्या कोई लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है लोगों पर? ਸਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ।
लोगों की भी माने तो लोगों का कहना है कि लॉकडाउन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि प्रशासन अपने घर में सोया है। ना तो यहाँ पर पुलिस है, ना ही प्रशासनिक अधिकारी। कैसे टूटेगी कोरोना की चैन, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए नितिन लूथरा, गुरदासपुर। पटियाला के सभी बाजारों में पुलिस कर्मियों की तरफ से पहले दिन वीकेंड लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है और दुकानें बंद करवाते हुए दिखाई दी। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बात करिए पंजाब सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है कि कोरोना के मरीजों के बढ़ोतरी देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ सुबह और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया। वहीं पर बात करें कुछ ही यहीं पर साइड में हम दिखा सकते हैं आपको कि एक हॉस्पिटल है, कोलंबिया हॉस्पिटल है। उसी के सामने में देखो एक शराब का ठेका खुला है, जो कि 7 बज के 7:30 हो गए, अभी भी ठेका खुला हुआ है। बात करें जहाँ पर पंजाब सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें हैं कि कोई भी सिर्फ ग्रोसरी की सामाने के खुले होंगे, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरेआम 7:30 बजे आप देख सकते हो यहाँ ठेका खुला हुआ है। पटियाला से इंडिया न्यूज़ के लिए बलजीत सरना, पटियाला। वहीं फगवाड़ा में किसान शुगर मिल से बकाया राशि नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर फगवाड़ा होशियारपुर रोड में स्थित अनाज मंडी में बैठक का आयोजन किया गया। किसानों ने बकाया राशि सहित अन्य परेशानियों से निपटने के लिए खाका तैयार किया। बैठक में किसानों ने कोरोना नियमों का पालन किया और 31 अगस्त तक बकाया राशि नहीं मिलने पर शुगर मिल के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। वहीं फगवाड़ा के एसडीएम ने किसानों की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है। ਸਾਡੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 83.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਦਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 31 ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਹੈ ਕੱਟ ਤੇ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ट्रेना रोकांगे, ਅਸੀਂ अपनी वो कार्रवाई करा के हटाएंगे। ये जो यहाँ शुगर मिल है फगवाड़ा में, इनकी तरफ कुछ जो लास्ट क्रशिंग सीजन के शुगर केन ड्यूज जो किसानों के पेंडिंग पड़े हैं, जो अभी तक जो डिलेड चल रहे हैं, तो वो हम शुगर मिल जो ओनर है उनके साथ भी इन टच है। वो भी इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। कुछ उनकी जो मिल्स हैं, मतलब एक मिल उनकी भूना में डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में पड़ी है, उसकी कुछ डील वगैरह चल रही है, बट वो किसी कारण करके वो डिले हो रही थी। सो अभी जो किसान भाई आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सो कि हमारी जो और ज़्यादा डिले ना हो, बट उसको ध्यान में रखते हुए जो डिले को हमने जो ऑलरेडी है कानूनी कार्रवाई जो है, मतलब जो रूल्स के मुताबिक बनती है, वो हमने स्टार्ट कर दी है। और उसी चीज़ के बारे में आज इनको किसान भाइयों को मैं अपडेट देने आए थे कि भी जो कानूनी कार्रवाई प्रशासन के पार्ट पे करनी बनती है, वो इसका प्रोसेस जो चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता के मद्देनजर पंजाब सरकार में प्रिंसिपल सचिव प्लानिंग जसपाल सिंह की तरफ से जिले के सिविल अस्पताल का दौरा किया गया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई और इस महामारी के दौरान फ्रंटलाइन योद्धाओं के तौर पर सेवाएं देने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ अमले की हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्जन, सहायक सिविल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जसबीर ने बताया कि टेस्ट बढ़ने के साथ कोविड-19 के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, जिससे कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से मरीजों की देखभाल के लिए पूरा इंतजाम है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ SHO ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 मुस्लिम नौजवानों की। वहीं कोरोना महामारी के चलते ट्रैफिक पुलिस में आम लोगों का चालान करने की होड़ लगी हुई है। वे चाहे किसी भी तरह का हो, ट्रैफिक पुलिस आम देखती है न ताओ, बस चालान करने को ही तवज्जो देती है। कुछ इसी तरह का मामला होशियारपुर के कमालपुर चौक से सामने आया, जहां बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर चालान काट दिया। हैरानी की बात यहाँ ये है कि चालान ट्रिपल राइडिंग का काटा गया, जबकि बाइक पर 2 लोग ही सवार थे। चालान देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी और मौके पर मौजूद चालान काटने वाले पुलिसकर्मियों को घेर लिया और 2 व्यक्तियों का ट्रिपल राइडिंग चालान करने की वजह पूछी। पुलिसकर्मी ने बताया कि एक व्यक्ति पीछे से बाइक से ही उतर गया था और भाग गया था, जिस वजह से ट्रिपल राइडिंग का चालान काटा गया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि बाइक पर बस 2 ही लोग थे। यहाँ पर इन युवकों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। वजह, यहाँ पर 2 लोग बाइक पर सवार थे, लेकिन ट्रिपल राइडिंग का चालान काटा गया। ट्रिपलिंग ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਰੋਕੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਦਾ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो बाइक सवार 2 युवकों का यहाँ पर चालान काटा गया। वजह इस बात की आपको बता देते हैं, यहाँ पर 2 युवक बाइक पर सवार थे, लेकिन पुलिस वालों को कहना है कि ट्रिपल राइडिंग हो रही थी। यहाँ पर 3 युवक थे, एक पीछे से ही भाग गया, जिसके चलते इन्होंने चालान काटा। लेकिन यहाँ पर युवकों का दावा है कि वो 2 लोग ही थे और पुलिस की तरफ से अपनी मनमानी की जा रही है, उनका चालान फिजूल ही काटा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को घेरा गया और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ से गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। अगले 10 दिनों तक गजानन महाराज घर घर विराजेंगे। इस बार कोरोना के चलते देश भर में गणेश उत्सव सादगी से मनाया जा रहा है। वहीं लुधियाना में इको फ्रेंडली चॉकलेट की गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जो आकर्षक का केंद्र बना है। लुधियाना के मशहूर जस्ट बेक के मालिक ने बताया कि उन्होंने इस बार खास तौर से श्री गणेश की चॉकलेट से छोटी प्रतिमाएं बनाई हैं, जो खास तौर से बेल्जियम केक से बनी हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं और नदी में विसर्जित करने के बजाय दूध के साथ प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। आपको बता दें कि लुधियाना का मशहूर जस्ट बेक इस हर साल इको फ्रेंडली चॉकलेट बनाता है और इस बार भी उनकी तरफ से इको फ्रेंडली चॉकलेट बनाई गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हर साल हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम चॉकलेट से गणेश जी बनाते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमने बनाई हैं। पर इस बार कोरोना के चलते हुए हमने बहुत छोटी इनकी परिक्रमा तैयार करी है, जिसको घर के लोग आपस में ही मिलकर गणेश चतुर्थी मना के इसका विसर्जन कर सकते हैं। बहुत छोटे साइज़ में हमने गणेश जी प्योर बेल्जियम चॉकलेट से तैयार किए हैं, इको फ्रेंडली हैं और आपको घर से बाहर इसका विसर्जन करने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा। सरकार के नियमों का बड़े ही अच्छे से पालन करते हुए गणेश चतुर्थी को बड़े ही शौक और मतलब बहुत ही श्रद्धा से मनाया जा सकता है। चलिए अब आपको देश की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि इस बार देश भर में बप्पा के कौन कौन से रूप देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, इंदौर
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नागपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रहलादपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बहुत ही खूबसूरती से यहां पर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और खास तौर पर इंदौर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि साफ तौर पर यहाँ पर गो कोरोना भी लिखा हुआ है। तस्वीर के आगे इस तरीके से सजाया गया है और एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रतिमाएं प्रयागराज, नागपुर, लुधियाना, इंदौर, मुंबई और दिल्ली से। तो आपको बता दें कि गणेश उत्सव का आज से आगाज हो गया है और कोरोना गो का भी एक मैसेज इस दौरान दिया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और खास तौर पर यहाँ पर इको फ्रेंडली प्रतिमाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस बार ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को ही दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व बीजेपी नेता राजन सुशांत थर्ड फ्रंट के गठन को लेकर आज के प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और ये दौरा 31 अगस्त तक जारी रहेगा। थर्ड फ्रंट के प्रचार के लिए रामपुर पहुंचे राजन सुशांत ने पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार पर जंग का निशाना साधा। राजन सुशांत ने सरकार पर किसानों को शोषण करने का आरोप लगाया। बागवानों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाते हुए सुशांत ने कहा कि शिमला और किन्नौर के लोगों का मुख्य साधन सेब की खेती है, जिसके लिए उचित मार्केट नहीं है और सरकार बागवानों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है, जो कि चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि शिमला जिला और किन्नौर की आर्थिकी मुख्यतः सेब के ऊपर आधारित है और साथ में सब्जियों के ऊपर आधारित है। इनके लिए जो जो सुविधाएं आज़ादी के बाद मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं है और रिजल्ट है कि किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, वो बिछी नहीं है और उसके बाद मंडियों का प्रबंध होना चाहिए था जहां पर किसानों को उचित दाम मिल जाता, वो भी हुआ नहीं है और साथ साथ में और भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज मेरे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर पराला के अंदर बहुत बार घोषणाएं हो गई हैं, एशिया के लेवल की मंडी बनाने जा रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ब्लॉक बना है, 4 ब्लॉक बनने थे। आज मैं अपने क्षेत्रीय दल का, जिसकी विधिवत घोषणा हम नवरात्रों में कर रहे हैं, उसकी ओर से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत बागवानों की सुविधा के लिए पराला के अंदर सहज में जो फल एवं सब्जी मंडी है उसका विस्तार करे। चंबा में खजियार और जोजुवाड़ी मार्ग पर पत्थर गिरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। हम आपको खजियार मार्ग की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पत्थर गिरने के बाद लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जुरा के सनवाल मार्ग पर सड़क पर गाड़ियां मलबे पर लेकर चलने के लिए ड्राइवर मजबूर हैं, जिसे लेकर विभाग को शिकायत भी दी गई। शिकायत के बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए रास्ते को साफ करवाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सड़कों की खस्ता हालत देख सकते हैं। हिमाचल में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए माता पिता इतने जागरूक हैं कि ऑनलाइन स्टडी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। अभी गुमर पंचायत के कुलदीप का बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जिला कांगड़ा के डेहरा ब्लॉक की गालियां पंचायत में एक और ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर गालियां गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 30,000 रुपए की अपनी दुधारू भैंस बेचकर ऑनलाइन स्टडीज के लिए मोबाइल खरीद लिया। आपको बता दें कि पेशे से प्रदीप ट्रैक्टर ड्राइवर है और उनकी पत्नी रंजना देवी गृहिणी है और मनरेगा में भी काम करती हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दंपति ने अपनी 3 भैंसों में से एक दुधारू भैंस को बेचकर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 8,000 रुपए का मोबाइल खरीदा है, ताकि उनके बच्चे पढ़ाई में किसी से पीछे ना रहें। प्रदीप कुमार, मैं बच्चों वास्ते मोबाइल लिया पढ़ाई वास्ते, भैंस को बेची। प्रदीप कुमार मेरा, मैं बच्चों वास्ते मोबाइल लिया पढ़ाई वास्ते, भैंस बेच के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।
ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਜ਼ਦਨ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾइम ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਖਾਓ गगन, रहो मगन। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं पानी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास से पकड़ा आतंकी, बड़े हमले की थी प्लानिंग, आईडी और हथियार बरामद, साथियों की तलाश जारी। देश में कोरोना ने मचाई तबाही, 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा केस मिले, 24 घंटे में 953 लोगों ने गंवाई जान, संक्रमितों का आंकड़ा 29.5 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कोराम जारी, संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 39,327। अब तक 991 लोगों की हो चुकी मौत, इलाज के बाद 23,893 लोग ठीक हुए। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,728 के पार, एक्टिव मामलों की संख्या हुई 1,422। अब तक 23 लोगों की मौत। होशियारपुर में दिखी ट्रैफिक पुलिस की मनमानी, बाइक सवार 2 युवकों का काटा ट्रिपल राइडिंग का चालान, मौके पर मौजूद लोगों ने जताया विरोध, पुलिसकर्मी ने 3 लोगों के बाइक पर सवार होने की कही बात। फाजिल्का में भारी बरसात की वजह से आई नहर की दीवारों में दरार, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आया हूं एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें मेरे साथ में जुड़ेंगे देश के बड़े बड़े डिटेक्टिव, जिसमें देश के बड़े पुलिस ऑफिसर्स का पैनल होगा। मेरे साथ में बड़े बड़े वकील भी जुड़ेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि सुशांत केस जो सुसाइड और मर्डर के बीच अब काफी हद तक मर्डर की तरफ जाता नजर आ रहा है। सीबीआई जांच शुरू हो गई है, कैसे 3 हिस्सों में बटी हुई है सीबीआई, 3 हिस्से अलग अलग किस तरीके से ऑपरेशन त्रिनेत्र का सहारा ले रहे हैं। इस ऑपरेशन त्रिनेत्र में कैसे रिया चक्रवर्ती फंसी हैं, रिया चक्रवर्ती का एंजल क्या है, एंजल का क्राइम एंगल क्या है, यह सब कुछ अगले 1 घंटे होगा खुलासा। जानते हैं, बहुत बार कहते हैं कि अगर किसी भी तरह का क्राइम होता है तो क्राइम के एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं, और एक एक शब्द की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको मैं लेकर के चलता हूं अपने इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो, और सीधे हम मूव करते हैं आखिरकार रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच जो चैट हुई है, इस चैट के मायने क्या हैं, इसमें एंजल और क्राइम एंगल क्या है, यह जानने के लिए तुरंत ही आपको लेकर के चलता हूं मैं अपने इन्वेस्टिगेशन स्टूडियो। और ये देखिए यहां पर जो शब्द नजर आ रहे हैं, 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले महेश भट्ट को कहा, भारी दिल और राहत की भावना के साथ आयशा आगे बढ़ गई है। सर, अब सवाल बहुत बड़ा है, रिया ने खुद को आयशा क्यों कहा?
और महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को आयशा क्यों कहते थे? हमारा आखिरी कॉल जगाने वाला कॉल था। आप मेरे एंजल हैं, यानी फरिश्ते हैं। आप तब भी थे, आप अब भी हैं, ये रिया चक्रवर्ती ने कहा है। जिस हद तक भी हो सके जूम करें प्लीज, कैमरा जूम करें, आगे अगला चेंज ओवर करें। हर एक शब्द को बहुत ध्यान से आपको देखना है और समझना है। चेंज ओवर कीजिए। महेश भट्ट जवाब देते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना, इसे संभव बनाओ जो कि जरूरी है। आपके पिता को मेरा प्यार, उन्हें बहुत खुशी होगी। फिर रिया चक्रवर्ती ने क्या लिखा? कुछ साहस मिला सर, कुछ करेज मिला, और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा उसने मुझे स्ट्रांग होने के लिए प्रेरित किया, हमेशा खास होने के लिए उन्होंने आपको प्यार और शुक्रिया भेजा है। यह कहना था रिया चक्रवर्ती यानी महेश भट्ट की आयशा का। महेश भट्ट रिया को आयशा क्यों कहते थे? पहला सवाल। रिया चक्रवर्ती के एंजल अगर महेश भट्ट है तो अगला सवाल यह है, एंजल का कोई क्राइम एंगल भी क्या है? महेश भट्ट लिखते हैं, तुम मेरी बच्ची हो, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। यह बहुत डिग्निफाइड शब्द हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती कहती हैं, शब्द नहीं है सर, दिल भरा हुआ है, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है। आई रिपीट, आपके लिए जो फीलिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है। अब फीलिंग क्या थी, इसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। महेश भट्ट लिखते हैं, बहादुर होने के लिए शुक्रिया, बी करेजस, तुम बहादुर हो, तुम हिम्मती हो। रिया चक्रवर्ती फिर लंबा सा मैसेज करती हैं, किस्मत का शुक्रिया जो उसने मुझे आपसे मिला दिया। यानी रिया कहती हैं महेश भट्ट को, आप सही हैं, हमारे रास्ते इस दिन के लिए ही मिले थे। यानी रिया कहती हैं, मेरे और महेश भट्ट के रास्ते इस दिन के लिए मिले थे, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत अलग है। आपका कहा एक एक शब्द मेरे दिमाग में है, गूंजता है, आपके असीमित प्यार का गहरा प्रभाव मैं महसूस करती हूँ। एक एक शब्द बहुत कुछ कहानी बयां कर रहे हैं। 8 जून यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक 6 दिन पहले 8 जून को रिया और महेश भट्ट में क्या बात हुई है, यही हम दिखा रहे हैं। अगला चेंज ओवर करें। फिर इस पर महेश भट्ट क्या जवाब देते हैं, हाँ, अगर मैं काम ना आ सका तो मेरे होने का कोई मतलब थोड़े ही है। यानी कि सहारा देते हैं, और एक भाषा में इसे कहते हैं ना, कंधा भी देना, सहारे का कंधा देना, समझते होंगे आप। रिया चक्रवर्ती कहती हैं, आपने मुझे फिर आजाद कर दिया, भगवान की तरह एक ही जिंदगी में दूसरी बार। और जो हम कयास लगा रहे हैं कि संभवतः पहली बार के तौर पर फिल्म जलेबी की बात कर रही हैं रिया चक्रवर्ती कि पहली बार जब फिल्म फ्लॉप हुई आपने तभी सहारा दिया, और अब जब मेरा ब्रेकअप हो रहा है आप तभी सहारा दे रहे हैं। ब्रेकअप के वक्त में लड़की को किस तरीके के कंधे की जरूरत होती है आप बेहतर जानते हैं। अगला चेंज ओवर करें, चेंज ओवर कीजिए। महेश भट्ट ने कहा रेस्ट, यानी रिलैक्स हो जाओ, पूरी तरह से आराम करो। रिया चक्रवर्ती ने फिर इसके बाद क्या जवाब दिया, 8 जून की इस चैट में बहुत कुछ कहा मिलता है, जिसमें जज्बात हैं, जिसमें अल्फाज हैं, जिसके मायने हैं। जहां पर रिया चक्रवर्ती टूटी नजर आ रही हैं, महेश भट्ट कंधा देते नजर आ रहे हैं, महेश भट्ट का सहारा है, और इस चैट में बहुत कुछ बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई क्या करेगी? लेट्स मूव टू मेन स्टूडियो। सुशांत का फ्लैट यानी कमरा नंबर 601 खुलेगा। सुशांत के फ्लैट में आखिरकार कितने राज छिपे हुए हैं? हरे फंदे का राज क्या है? बेड पर जो सुशांत की डेड बॉडी थी उसका राज क्या है? और 68 दिन पहले लेकर के फिर से अब हम भी चलेंगे, और सीबीआई भी 68 दिन को अब रिवाइंड करने जा रही है। और रिवाइंड करने के लिए जो मेरे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं आपका। कुमार विक्रम सिंह देश के जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, यानी जासूस हैं। उनके जरिए हम ये समझेंगे जासूसी नजर इस पूरे केस को किस तरीके से देखती है। वेदभूषण फॉर्मर एसीपी हैं आप। सुशील टेकरीवाल सीनियर लॉयर हैं। सर आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले हम चलते हैं श्वेता के पास में। श्वेता मुंबई सुशांत के घर के यानी सुशांत के फ्लैट के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं। श्वेता, लेकिन चूंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, बहुत जल्दी से मुझे ये दिखाएं, सुशांत का जिस अपार्टमेंट में फ्लैट था उसके ठीक बाहर आप खड़ी हैं। थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करके दिखा सकें, किस मंजिल पर वो फ्लैट था, आसपास की अगर तस्वीरें हम देख पाएं। जी बिल्कुल राशिद, देखिए आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको लाल कलर का गेट नज़र आ रहा है, हम पैन करके जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप साफ साफ नाम पढ़ सकते हैं, माउंट ब्लैंक, और यही वो अपार्टमेंट था। दरअसल ये अपार्टमेंट के पीछे एक बिल्डिंग है, आपको नज़र आएगा, वो एक्चुअली सी फेस है। तो हमने काफ़ी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी थी सुशांत सिंह राजपूत की अपने बालकनी से खड़े होकर समुद्र को निहारते हुए, और यही वजह थी कि उन्होंने इतना खूबसूरत अपार्टमेंट लिया। और ठीक वो पीछे आपको इस वक्त पेड़ के जरिए मुझे नहीं पता चल रहा है। श्वेता, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं और लगातार आप स्क्रीन पर बनी हुई हैं, आप रहे हैं हमारे साथ में। लेकिन अब मैं पैनल के लिए ओपन कर देता हूं इस पूरे प्रोग्राम को। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, एक जासूस की नजर से इस केस को आप किस तरीके से देखते हैं?
आत्महत्या फिर मर्डर, अगर मर्डर किया गया है तो षड्यंत्र किस तरीके का रचा गया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के इंसाफ की ये लड़ाई सबसे पहले इंडिया न्यूज ने शुरू की, और हम ये चाहेंगे कि ये बिल्कुल वहां तक हम लेकर के जाएं जहां पर अगर कोई षड्यंत्रकारी है, अगर वाकई में कोई दोषी है तो वो पकड़ा भी जाए और सलाखों के पीछे भी जाए। ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये जो मर्डर हुआ है ये ना किसी बड़े षड्यंत्र के तहत ही हुआ है, और उस षड्यंत्र के बारे में जितनी सूचनाएं मिली हैं बड़ी पुख्ता सूचनाएं हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है, जो इतनी एफिशिएंट टीम सीबीआई की वहां गई है, उन्होंने भी जो क्राइम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ये भी बहुत बड़ा अच्छा टेक्निक होता है, इससे काफी चीजें सामने आती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या हो, पता तो लग जाएगा। ये जो लोग गए हैं, ये जिस ढंग से सुशांत राजपूत की बॉडी को नीचे उतारा गया, चाबी वाला, ये सारा जितना भी चीजें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल शक के दायरे में आती हैं, जिस ढंग से की गई है, जो उनका बिहेवियर था। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, मैं एक बात चाहूंगा, आप, सुशील टेकरीवाल जी आप और वेदभूषण जी आप, अब मैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो में जिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, और बिल्कुल परत दर परत एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह मैं जैसे जैसे उतारूंगा, मैं इसी तरीके से समझूंगा कि जितने भी मेरे मेहमान हैं उसे समझें और सुने, ताकि इन्हीं सब पॉइंट पर हम एक एक करके बात करें। हम डिबेट में कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बौद्धिक बहस नहीं हो रही है। मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलें इन्वेस्टिगेशन की। अब यहाँ से इंडिया न्यूज करने जा रहा है शुरुआत। अब इन्वेस्टिगेशन नंबर 1, आप सोच करके देखिए, मैं अपने पैनल से भी ये पूछूंगा, कई घंटे से दरवाजा बंद हो, खटखटाने पर ना खुले, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा तोड़ेंगे या फिर चाबी वाले को बुलाएंगे? सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाया, शायद मेरा जवाब यह होगा कि दरवाजा पहले तोड़ा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन नंबर 2, क्या की होल्डर से सुशांत के कमरे की चाबी का गायब होना इत्तेफाक है? आप क्या कहेंगे? चाबी कहीं और थी या चाबी अलग से गायब की गई ताकि पूरी तरह से षड्यंत्र रच करके किसी चाबी वाले को बुलाया जाए? चेंज करें। इन्वेस्टिगेशन नंबर 3, बेड से पंखे की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है, 6 फीट लंबे सुशांत ने आखिरकार फांसी कैसे लगाई? इन्वेस्टिगेशन का चौथा पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन नंबर 4, खुदकुशी की या फिर मार कर लटकाया गया? यह बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 4 में हम ये देखेंगे, क्या रुमाल जैसे कपड़े से फांसी लगाई जा सकती है? तो फिर मेरा जवाब भी यही होगा, और कोई बहुत ही नासमझ सा भी होगा, वो भी यही कहेगा, नहीं भाई, आप कभी भी एक रुमाल के जरिए फांसी थोड़ी ही लगा लेंगे। और जो कटा हुआ कपड़ा है ना, कैंची से या चाकू से कटा कपड़ा, ये षड्यंत्र का इशारा कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 5, कपड़ा काटने के लिए चाकू आखिरकार कौन लेकर के आया? क्या सिद्धार्थ पिठानी लेकर के आया, दीपेश लेकर के आया, या कमरे में पहले से कोई मौजूद था? कमरे में कोई कातिल तो नहीं था। डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, जितने पॉइंट मैंने उठाए हैं, अगर इन सभी को आपके सामने रखता हूं तो आपका जवाब क्या होगा? जी, जहां तक मैं सोचता हूं, जो जितनी बातें आपने बताई हैं, क्रमबद्ध बताई हैं, वो सिर्फ इशारा करती है कि सारी चीज के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र था और इनकी हत्या हुई। और कोई भी दरवाजा, जब चाबी ना मिले तो चाबी मिलने के बाद लोगों के अपने रिएक्शन होते हैं, और वो किसी को फोन करते हैं, भी चाबी तुम्हारे पास तो नहीं, एक ही चाबी तो हो नहीं सकती थी, वहां तो 2 लोगों के पास चाबी थी, 3 भी होगी, हो सकता उनके घर के अंदर सर्वेंट जो थे, वो भी नॉर्मली लोग अपने अपार्टमेंट की चाबी अपने सर्वेंट को भी देते जिन्होंने आना होता है, वो तो उनके तो रेगुलर सर्वेंट भी थे। ठीक है। सीबीआई के पॉइंटर्स क्या क्या होंगे, ये जानने के लिए अपने डिटेक्टिव स्टूडियो फिर से आपको लेकर के चलता हूं मैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, खुदकुशी है फिर मर्डर, पॉइंट नंबर 1। अगला पॉइंट, सुशांत की मौत में रिया और उनके परिवार का कनेक्शन किस तरीके का रहा है? पॉइंट नंबर 3, बॉलीवुड से जुड़े लोगों की या मूवी माफिया की कोई भूमिका थी क्या? पैसे के लेन देन और कमाई की जांच भी करेगी सीबीआई, सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी की पड़ताल भी करेगी सीबीआई, और हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट की सच्चाई को परखना भी सीबीआई का काम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान करने का काम भी, और उसके बाद फिर कॉल डिटेल्स की पड़ताल की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे केस की तह तक जाने की कोशिश सीबीआई करेगी। और हाँ, चूंकि पूरा सच 13 और 14 जून में छिपा है, तो 13 और 14 जून को पूरी तरीके से सीबीआई रिवाइंड करके लेकर के जाएगी। सुशील टेकरीवाल जी, अब यहां पर आपको लेकर के आना चाहूंगा।
जिन जिन धाराओं में बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, क्योंकि अभी उसी एफआईआर के साथ में आगे बढ़ रही है सीबीआई, तो आपको क्या लगता है किन किन की गिरफ्तारी सबसे पहले की जाएगी? सबसे पहली बात इसमें यह है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऐसे केसेस में इनएविटेबल होता है, अपरिहार्य होता है। तो जैसे ही प्रथम दृष्टया संकेत सीबीआई को प्रथम दृष्टया अनुसंधान में मिलेंगे कि ये XYZ इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई उनको तुरंत गिरफ्तार करेगी विद इन नो स्पेंडिंग टाइम, तुरंत, और उनका कस्टोडियल इंटेरोगेशन करेगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि ये बात बार बार उठती है और ये बात बहुत रहस्यमय है। इस बात की पड़ताल और होनी चाहिए कि अगर किसी के घर का दरवाजा बंद है तो उसका घर का दरवाजा कोई भी आदमी सबसे पहले तोड़ेगा अगर एंजाइटी होगी और बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी होगी, न कि ताले वाले को लाएगा, खुलवाएगा, इतनी देर में तो पुलिस आ जाएगी। तो बजाय तोड़ने के उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी और पुलिस को वहां पर बुलाया होता और पुलिस के सामने में दरवाजा को तो दरवाजे को तोड़ा गया होता या खुलवाया गया होता। ओके, ठीक है। तीसरी बात, पुलिस डेड बॉडी को उतारती, इनको उतारने की क्या जरूरत थी? अगर इन्होंने उतारा तो वीडियो नहीं बनाई उसकी, और उतारने का मतलब है कि आप प्लेस ऑफ ऑकरेंस को, आप सीन ऑफ क्राइम को टेम्पर कर रहे हैं। तो क्या ये जो बॉचिंग और टेम्परिंग आपने अगर सीन ऑफ क्राइम की करी और उस बॉडी को उतारा तो सारे साक्ष्य मिट गए, तो क्या जानबूझ करके मिटाया गया? किसी के इशारे पर ये किया गया ताकि इसको ये दिखाया जा सके कि ये नॉर्मल सुसाइड है, होमिसाइड नहीं है। और जब 2 दिन पहले एक घटना होती है जो सुशांत की, जो दिशा की घटना होती है, और इनको अगर लिंक करना इसलिए जरूरी है कि इतने त्वरित 2 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं हो जाती हैं और सामान्य तौर पर सुसाइड दिखा दिया जाता है। और मैं आगे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जब भी सबूत मिटाए जाते हैं तो उन्हें रिट्रीव करने के लिए क्या क्या किया जाता है। क्राइम सीन रिक्रिएट कब किया जाएगा? अभिषेक। बिल्कुल, देखिए इसकी तैयारी राशिद पूरी हो चुकी है। सीबीआई की जो टीम यहाँ मुंबई मौजूद है, आज या कल में कह सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है और आज किसी भी सूरत में सीबीआई की टीम यहाँ पर दौरा करने वाली है। यानी जिस जगह पर क्राइम हुआ था, यानी जिस जगह पर सुशांत की मौत हुई थी, उस जगह का जरूर दौरा करेगी। लेकिन क्राइम से रिक्रिएट करने के लिए समय लगता है, तो जरूर उसके लिए तमाम तैयारियां की जाएगी। अगर इसके लिए जो मुआयना करना होगा उस जगह का, वो मुआयना सीबीआई की टीम आज ही करने वाली है। लेकिन इस बीच बता दूं आपको, दूसरी एक बड़ी खबर बता दूं कि नीरज जो कुक है उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। राशिद, इस वक्त सीबीआई जो रेस्ट हाउस में चल रहा है। उसके अलावा आपको बता दूं, अभिषेक त्रिमुखी जो कि जोन 9 के डीसीपी हैं, जो इसके आईओ रहे, यानी उनके मार्गदर्शन में पूरा सुशांत का केस देखा गया, जांच किया गया, उनको भी सीबीआई ने बुला लिया है। उनसे भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। यानी साफ है, जो डायरेक्ट सीधे इन्वॉल्व थे अभिषेक त्रिमुखी, लगातार वो कहते रहे थे कि नहीं, ये पूरा मामला आत्महत्या का है, दूसरा कोई एंगल नहीं है। और एक दो नहीं, करीबन 56-57 लोगों का पूछताछ किया था। अब उनसे भी सीबीआई पूछताछ करने जा रही है, उनसे भी तमाम सवालात किए जाएंगे, क्योंकि वही अभिषेक त्रिमुखी हैं जिनसे रिया ने 1-2 बार नहीं 4 बार बात किया था, एसएमएस के जरिए बात किया था। और इसके बाद कहीं न कहीं जो शक है कराता जा रहा है, आखिरकार एक जांच अधिकारी क्यों उस आरोपी से बात कर रहा है। अभिषेक, 2 चीजें बताइए मुझे। स्क्रीन पर महेश भट्ट के साथ में जो चैट हुई है, इस चैट को डाला जाए। मैं अपने पीसीआर टीम से गुजारिश करूंगा, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की 8 जून की जो चैट है उसे उतारें। और अभिषेक, ये जो चैट एक्सक्लूसिव आपने भेजी है, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाई है, इसमें ये 2 एंगल समझाइएगा मुझे। ये एंजल का एंगल क्या है और रिया महेश भट्ट की नजरों में अपने आप को आयशा क्यों कह रही हैं, ये एंगल क्या है? देखिए साफ है राशिद, देखिए जिस तरीके से महेश भट्ट और रिया की नजदीकियां जो हमने देखा, सोशल मीडिया में तमाम से फोटो वायरल हुई थी, वो फोटो सही में सच है। और जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज जरिए उनसे दोनों के बीच बातचीत हुई है, यह साफ दर्शाता है कि महेश भट्ट रिया कितनी नजदीक हैं। और उनकी बातों पर, जो कि देखिए जितने भी बातें लगातार आरोप लगाए गए हैं, वो कहीं सच साबित होती जा रही है। और यही वजह है कि रिया महेश भट्ट के कहने में कहीं काम किया करती थी। और यह साफ होता है कि 8 जून को जब वो सुशांत ने घर छोड़ती है तो महेश भट्ट उन्हें शाबाशी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब पीछे मुड़कर मत देखना, आपके पिताजी काफी खुश होंगे। और यही वजह है, एंजल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से वह उनके लिए एक भगवान के तौर पर है और एक अच्छे इंसान है, तो एक कहीं के जो रिया चक्रवर्ती के परिवार को भी सामने आना होगा, क्योंकि सीबीआई के जरिए देश को इंसाफ मिलने जा रहा है। जी, सुशांत देश की आवाज है। सुशांत आज की तारीख में
देश का चेहरा हैं। कुमार विक्रम सिंह जी, डिटेक्टिव कुमार विक्रम सिंह, ये क्राइम सीन रिक्रिएशन कैसे किया जाता है, थोड़ा बताएं। क्राइम सीन रिक्रिएशन एक बहुत बड़ा कह सकते एक प्रोफेशनल काम होता है, वो बड़ा साइंटिफिक किया जाता है और उसमें व्यक्ति को कैसे ऊपर कौन सी जगह होगी जहाँ टांगा होगा, उसके बाद उसका वेट कितना होगा, कहाँ गिर सकता है, उसकी ट्रैजेक्टरी फॉल करने की कैसे होगी, शक्ल उसकी कैसे होगी, वो पूरा सीन ही बनाया जाता है कंप्लीट उसी ढंग से, वेट हाइट ये सब कुछ देख के, और उससे उनको जिस ढंग से होना चाहिए था जिस बॉडी को, जो उनके वेट की है, जो साइज ओके की सर, है, ओके सर, होल्ड। मेरी सीनियर कोलीग प्रीति सोमपुरा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, जो लगातार सीबीआई टीम को चेस कर रही हैं। इनकी खोज में असल में अभी सीबीआई की टीम निकली हुई है। आधी स्क्रीन पर मुझे लें और आधी स्क्रीन पर आरोपी दिखाएं। आरोपी अब देखें आप, आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड, आरोपी नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती रिया का भाई, इससे भी सीबीआई करेगी पूछताछ। आरोपी नंबर 3 इंद्रजीत चक्रवर्ती, और सीबीआई इन्हें भी जांच की जद में लेकर के आएगी। संध्या चक्रवर्ती यानी रिया की मां। आरोपी नंबर 5 सैमुअल मिरांडा, सुशांत का स्टाफ मैनेजर। आरोपी नंबर 6 श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर। आरोपी नंबर 7 में है अज्ञात, और इसके अलावा हाँ सिद्धार्थ पिठानी से आखिरकार कब होगी पूछताछ, ये भी समझने की जरूरत है। अगला इन्फोग्राफिक चेंज करें, क्योंकि सुशांत केस के ये 7 आरोपी हैं, लेकिन 7 आरोपियों पर इल्जाम क्या है? आत्महत्या के लिए उकसाना, गलत तरीके से बंधक बनाना, आपराधिक साजिश रचना, विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, चोरी। और यहीं पर मैं सुशील टेकरीवाल जी आपको लेकर के आऊंगा। अगर इस तरह के इल्जाम हैं, ऐसे इल्जामों में सीबीआई किन किन को अरेस्ट कर सकती है? देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम में जो भी लोग उस समय मौजूद थे, उनकी सारी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ली जाएगी। वो किन किन से मिले, ये पूरी एक चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द मैटर, इस थ्योरी पर सीबीआई अनुसंधान करेगी और उन सबों का कस्टोडियल इंटरोगेशन अगर जरूरी पड़ा तो उनको गिरफ्तारी सीबीआई करेगी। इसमें कोई किसी भी तरह की कोई शक की बात नहीं है। सीबीआई की जो कार्य पद्धति और कार्यशैली है वो इतनी वैज्ञानिक और इतनी परिपक्व है कि जब तक एक पुख्ता सबूत और संकेत किसी भी एक व्यक्ति की तरफ न इशारा करते हों, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के माध्यम से या एविडेंसेस और विटनेसेस के माध्यम से, तब तक सीबीआई इसमें इंटेंस इंटेरोगेशन करती है। 3rd डिग्री भले सीबीआई नहीं करती, लेकिन 3rd डिग्री से भी ज्यादा परिपक्व होता है उनके बातचीत करने का तरीका। और अगर एक बंदे से पूछताछ हुई तो फिर दूसरे को अलग से, फिर दोनों को कन्फ्रंट कराना, ये एक बहुत वैज्ञानिक पद्धति सीबीआई अडॉप्ट करती है। मैं वैज्ञानिक पद्धति के बारे में ही जाना चाहूंगा, ये साइंटिफिक तरीका क्या होता है? वेदभूषण जी, मुझे साइंटिफिक तरीके बताएं थोड़े से। अगर मोबाइल को खंगालना है तो साइंटिफिक तरीका क्या होता है? क्राइम सीन रिक्रिएशन के वक्त में साइंटिफिक तरीका क्या होता है? फोटोग्राफ के जरिए साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? सारी चीजें आप जिक्र कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, वो सारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसमें केवल उनको स्क्रूटनाइज करना सीबीआई का काम है कि उनको जांच करे। अभी आपके चैनल पर टेकरीवाल जी कह रहे थे हर केस के अंदर सीबीआई कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं करती है। सुनिंदा पुष्कर केस के अंदर शशि थरूर को अरेस्ट नहीं किया गया था, वो सीबीआई के कोर्ट के सामने पेश होते हैं और आज तक 6.25 साल के बावजूद भी उसमें चार्ज भी नहीं लगा है। मर्डर तो छोड़ो, 498 और सर भी ऑप्टिमिस्टिक। अगर सीबीआई केसेस में कई हाई प्रोफाइल जांच की आप बात कर रहे हैं ना, तो सीबीआई ऐसी सेंट्रल एजेंसी है जिसका कन्विक्शन रेट फिर भी बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छा है और बहुत बेहतर है। और जहां पर कवर अप करने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की गई, जहां पर एक सरकार ही आई वॉश करने के लिए आ गई सर, वहां पर अगर एक सेंट्रल एजेंसी ने अपना काम शुरू किया है, वेदभूषण जी, डोंट बी अ पेसिमिस्ट। इतने निराशावादी होकर के क्या करेंगे सर? सवाल तो कई हैं। सुशांत के कमरे में सुसाइड संभव था या फिर नहीं था? पंखे से और बेड के बीच की जो ऊंचाई है, इसे लेकर के भी कई सवाल हैं। कैंची और चाकू वाले सवाल हैं, फंदे को लेकर के सवाल है, हरे कपड़े को लेकर के सवाल है, मिस्ट्री गर्ल, मिस्ट्री बॉय, इन सभी को लेकर के सवाल है। लेकिन चूंकि शुरुआत में ही आपने कहा कि ये केस पूरी तरह से मर्डर का लगता है, कत्ल का मोटिव आपको क्या लगता है? क्योंकि कहते हैं कोई भी अगर मर्डर किया जाता है उसके पीछे का मोटिव होता है, मोटिव के साथ ही बाकी चीजें कनेक्ट हो पाती हैं। आपको इस केस में मोटिव क्या लगता है? पहले तो आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये वेल स्क्रिप्टेड मर्डर केस है, वेल स्क्रिप्टेड,
जब वेल स्क्रिप्टेड होता तो उसको बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है, और करवाने का जो ढंग होता है वो लोग तो सफारी किलर ही करते हैं। आमतौर पे देखा कि सफारी किलर जो आपने पूरा उसको स्क्रिप्ट किया होता है, उस टाइम के ऊपर कोई ना कोई बढ़िया गलतियां करके जाते हैं, वो सिर्फ मर्डरर है। ठीक है। और वो सूक्ष्मता से कई चीजें नहीं कर पाते। तो इसमें जितने भी इसमें अंदर किरदार है, मैं इसको बहुत अच्छी ढंग से इसको देख रहा हूँ। हर चीज में कई बातें नहीं बताऊंगा जाके, क्योंकि बेसिकली मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। हमारा देखने का बिल्कुल नजरिया अलग होता है, और हम चीजें बताते भी नहीं है जिस ढंग से पुलिस की चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो हमारा ढंग है बहुत ही साइंटिफिक होता है। उसकी तरफ से सुशील हम भी टेकरीवाल जी, अपनी कोशिश सुशील में हैं। टेकरीवाल जी, कहीं ना आपको क्या कहीं लगता है एक मोटिव साबित करने के लिए किन किन लिंक्स को कनेक्ट करना जरूरी है? इसका मोटिव क्या है? मोटिव तो कई सुशील लोगों को टेकरीवाल जी, पता है, आपसे मीडिया मेरा में- सवाल है, चलिए सुशील टेकरीवाल तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। वेदभूषण जी, अंत में इतना तो बता दीजिए, इतना तो कह दीजिए ना कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, इतना भरोसा तो आप भी रखिए। सुशांत को इंसाफ के लिए ही सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची गई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सुशांत को, और हमारा कहना भी सुशांत के लिए यही है कि इंसाफ मिले। पर जो अभी तक एविडेंस आए हैं उससे केवल सुसाइड और सुसाइड के निशानात हैं। सीबीआई जब तक अनटिल सीबीआई को इस तरह के एविडेंस ना लेकर आए कि वो मर्डर था, इसको प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि वो मर्डर था। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस लेकिन जो ये भी कहना 306 प्रीमेच्योर होगा आईपीसी के लिए कि है, मर्डर नहीं था। प्रीमेच्योर होगा कि सीबीआई के लिए मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई अगर अपने पर आ जाए तो वाकई में उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, इंडिया न्यूज ने 14 जून को इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। देश का अकेला चैनल जिसने इस केस में मर्डर का लिंक निकाला, देश का इकलौता चैनल जिसने मिस्ट्री गर्ल मिस्ट्री बॉय का राज भी खोला, और इकलौता चैनल जिसने कनेक्टिंग लिंक को जोड़ने की कोशिश की। और इसीलिए हम कहते हैं कातिल को जब तक खोजेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक ब्रेक। ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗगन ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਖਾਓ गगन, रहो मगन। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं पानी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मैं सबके लिए हूँ। अमीर गरीब बूढ़े जवान, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक मैशअप सॉन्ग वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। वीडियो में सिंगर सैड और रोमांटिक सॉन्ग्स को एक एक करके गा रही है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਚੱਲ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾऊं। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इस वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक वो जो मेरे ख्यालों में थे, रूबरू उनका आना गजब हो गया। दिल बड़ा दो बेहद प्यारे डॉग्स का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों डॉग्स बच्चों की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रही हैं। बदमाशी करने की बात कि किसने किया, एक दूसरे की तरफ बच्चों की तरह इशारा कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। Who did this? पेट्स का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है।
एक और ऐसा ही शरारत भरा वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है। एक डॉग के साथ बिल्ली ने ऐसी शैतानी की कि देखने वालों को हंसी का डोज मिल गया। देखिए क्या किया इस शैतान बिल्ली ने। गाड़ियां चलाते समय सावधानी बरतनी कितनी जरूरी है, ये इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे अचानक सामने बाइक आ जाती है और फिर जो होता है आप खुद ही देख लीजिए। दो लड़कियों ने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने पर ऐसा डांस किया कि देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। दो लड़कियों का एक डांस वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें डांसर्स अपने डांस से लोगों का दिल जीतती हुई नजर आ रही हैं। उड़ी जाए, उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और किसान भाइयों की पहली पसंद बना जगतजीत स्ट्रॉ रीपर। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स।